बीए भाग तृतीय का जो विषय है कार्ल मार्क्स, इसमें आगे चलकर ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत के बाद आगे चलकर ऐतिहासिक भौतिकवाद के मुख्य तत्वों के बारे में आज चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक भौतिकवाद के मुख्य तत्व को इस तरीके से समझाया गया है कि उसमें क्या होते हैं, मुख्य तत्व क्या बताया गया है। इसके अंतर्गत आर्थिक आधार पर मुख्य तत्व को समझाया गया है। आर्थिक तरीकों में है उत्पादन का तरीका या पद्धति। कि मार्क्स ने कहा है कि किसी भी समाज के इतिहास को इन तत्वों के संदर्भ में ही देखा जाता है, और अगर इन तत्वों के संदर्भ में किसी समाज को देखकर उसकी व्याख्या की जाए तो वह समाज की भौतिकवादी अवधारणा होगी। अब उत्पादन के तरीकों में उन्होंने दो पद्धतियों को शामिल किया था, उसे त्रिभुजाकार रूप में प्रस्तुत किया कि उत्पादन पद्धति सबसे ऊपर, उसके दो भाग हैं, उत्पादन शक्ति, उत्पादन संबंध, और इन दोनों में भी संबंध होता है, इसलिए ये ट्रायंगल शेप में प्रस्तुत किया गया है। मार्क्स ने आगे कहा है कि जब किसी मनुष्य का इस धरती पर आगमन हुआ होगा तो उसे भौतिक साधनों को अपने स्रोत के रूप में, साधनों के रूप में अपनाया, और इन साधन जो भी उसे प्रकृति जो संसाधन दिए गए थे उनका दोहन करने के लिए उसने विभिन्न तरीके और विचार शक्तियों के माध्यम से उनका दोहन करना शुरू किया। प्रारंभ में तो शायद मनुष्य जंगल में कंदमूल खाकर, कच्चा मांस या शिकार करके अपना पेट भरता था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। उसकी मानसिक शक्ति और मस्तिष्क की क्षमता के माध्यम से उसने कृषि का आविष्कार किया, छोटे छोटे अनाजों को उगाना शुरू किया। आगे चलकर कृषिगत उत्पादन में संशोधन आया। पहले तो आग लगा के ज़मीन साफ करके खेती करता था, फिर धीरे धीरे तकनीकी आविष्कार के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में भी गहनता आने लगी और संसाधन और तकनीकी यंत्रों का प्रयोग के माध्यम से कृषि की जाने। आज तो कृषि का स्वरूप ही बदल गया है, यानी हरित क्रांति देख चुके हैं हम, और विभिन्न बड़े बड़े फार्मिंग कृषि होने लगी है, व्यापारिक उद्देश्य से कृषि होने लगी, जिसमें मशीनों का प्रयोग होने लगा है, थ्रेसर, ट्रैक्टर, बोवाई के लिए मशीनें आती हैं, कटाई के लिए मशीनें आती हैं। तो ये सब क्या है, मानव श्रम का कम प्रयोग हुआ, तकनीकी बढ़ती गई है और उसी आधार पर संबंध भी बढ़े। और आज हमें जमींदार और किसान के संबंध नहीं दिखा देते, जो खेती करता है वही उस खेती और उसकी उपज का मालिक होता है। ये अंतर है प्रारंभिक काल से और आज के काल में। तो यही मार्क्स कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन शक्तियों में परिवर्तन आता है, उत्पादन संबंध भी बदलते हैं और संपूर्ण समाज का स्वरूप बदल जाता है। उत्पादन के तरीकों में मार्क्स ने आगे कहा है कि उत्पादन का तरीका मनुष्य के भरण पोषण को निश्चित करता है। प्रत्येक समाज में उत्पादन का तरीका समाज के सदस्यों की जीवन शैली को अभिव्यक्त करता है। यानी जिस तरीके का उत्पादन होगा, प्रारंभिक उत्पादन पद्धति में सामान्य प्रकार के स्रोत थे, संसाधन थे, तो मानव जीवन सामान्य किस्म का होता था। लेकिन आज के संदर्भ में उत्पादन पद्धति जटिल हो रही, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में देख लो या फिर किसी अन्य फैक्ट्री के उत्पादन के संबंध में देख लो, किसी मशीनों के उत्पादन के संबंध में देखो कि जटिलता बढ़ती जा रही है। अब यहाँ सरलता से जटिलता बढ़ रही है तो संबंधों में भी क्लिष्टता आती जा रही है, यानी मानव संबंध भी बदल रहे हैं और समाज का स्वरूप भी बदल रहा है। तभी तो कहा जाता है कि प्रकृति और समाज दोनों परिवर्तनशील हैं, स्थिरता नहीं होती है। इसी तरह उत्पादन के तरीकों के सिद्धांत से इस तरह इतिहास जो है उत्पादन तरीके के सिद्धांत से आरंभ होता है और हमारी सामाजिक चेतना, धर्म, दर्शन, आचार और ऐसे विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप जो हैं वो ये उत्पादन के तरीकों से जुड़े होते हैं। परंपरागत इतिहास वहाँ समाप्त हो जाता है जहाँ समाज के सदस्यों में आत्मचेतना आ जाती है, और मार्क्स के लिए इतिहास का यह अंत बुर्जुआ और पूंजीवादी है। वो कहते हैं कि इतिहास का एक युग वहाँ समाप्त होता है जहाँ एक प्रकार के भौतिकवादी सामाजिक संबंध समाप्त हो जाते हैं, और इतिहास के गुलाम और सामंती युग भौतिक संबंधों के ही परिणाम होते हैं। होता यह है कि एक व्यक्ति सामाजिक संबंध ऐतिहासिक रूप से बने होते हैं और ये इतिहास द्वारा निर्धारित संबंध उत्पादन पद्धति से बनते हैं और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। इसी आधार पर उत्पादन पद्धति से बंधे हुए संबंध, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, संस्कार एक से दूसरी पीढ़ी में बिना किसी परिवर्तन के हस्तांतरित होते हों, ऐसा संभव नहीं होता है। थोड़ा बहुत परिवर्तन समय के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ उनमें भी आ जाता है, क्योंकि हम इसको आज के संदर्भ में समझ के देखें, जो पुराने रीति रिवाज, प्रथाएं और परंपराएं थी, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आ रहा है। क्यों? कि समय और परिस्थितियों की मांग के अनुसार हम अपने आप को उन रीतियों को नहीं छोड़ सकते, लेकिन रीतियों को परिवर्तित स्वरूप को अपना रहे हैं। पूजा पाठ हो या तीज त्यौहार हो, सब में परिवर्तन आया है।
विदेश में बैठे लोग भी रीति रिवाज मनाते हैं, लेकिन यहाँ जैसे संसाधन नहीं होने के वो अपने तरीके से नए तरीके ढूंढते हैं रीति रिवाजों को मनाने के लिए। तो अंत में ये कहा गया है कि प्रत्येक पीढ़ी अपने युग में उत्पादन पद्धति या उत्पादन शक्ति और संबंधों के साथ जूझती है, संघर्ष करती है। इस संघर्ष में पूंजीवाद सुदृढ़ होता है और उसकी सुदृढ़ता में ही इसकी कब्र खुसती है। यानी पूंजीवाद वाद है प्रारंभ में तो, लेकिन बाद में इसके प्रतिवाद उभर आते हैं। यानी कमियां हैं हर समाज की, हर अर्थव्यवस्था या हर एक नई योजना की एक अपनी कमी होती है, और इन कमियों और अच्छाइयों में दोबारा संघर्ष होता है और एक नई व्यवस्था का जन्म होता है। तो वो संवाद की होती है, संवाद फिर से वाद बनता है। तो उत्पादन पद्धति में ये द्वंद्व ही द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत की ओर द्वंद्वात्मक सिद्धांत की ओर ले जाता है। यानी अंत में मार्क्स कहते हैं, जब हम इतिहास के बदलाव को उत्पादन पद्धति के संदर्भ में देखेंगे तो इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा, दूसरी ओर जब इतिहास के एक उत्पादन के तरीके के युग को द्वंद्व के रूप में देखते हैं तो यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। अगला तत्व है उत्पादन शक्तियाँ। मार्क्स ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कब छपी थी 1859 में, कहा है कि जब उत्पादन शक्ति और संबंधों में विसंगति आ जाती है तो क्रांति शुरू होती है। उत्पादन शक्तियों में तकनीकी, ज्ञान, श्रम, पूंजी को सम्मिलित किया है। अर्थात जब पूर्वी यूरोप में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी तो उससे पहले का समाज जो था वो सामान्य था। धीरे धीरे जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और उद्योगों में नवीन नवाचारों का प्रयोग होने लगा, नई मशीनें बनी, उच्च तकनीकी आविष्कार आए, स्वचालन का प्रयोग बढ़े, यानी ऑटोमेटिक मशीनों का प्रयोग बढ़े, जहां मानव श्रम की कम से कम आवश्यकता पड़े, उत्पादन शक्तियाँ बदल गई। अब उत्पादन शक्ति बदलने से उत्पादन के संबंध भी बदले। समाज में उत्पादन शक्तियों के आधार पर सदैव दो वर्ग रहे हैं और उनमें हित परस्पर विरोधी थे। यानी एक अपना लाभ अधिक करना चाहता है, दूसरा अपना लाभ अधिक करना चाहता है। शक्ति व संबंधों में बदलाव के साथ श्रम विभाजन का जन्म होता है और प्रत्येक समाज में विरोधी हितों के कारण व्यक्तिगत संपत्ति और शोषण की जैसी दुर्व्यवस्था की शुरुआत होती है। और ये उत्पादन संबंध ही हैं जो समाज को पूंजीवादी अवस्था तक पहुंचाते हैं और बाद में पूंजीवादी अवस्था भी अंत में समाप्त हो जाती है और इसे साम्यवाद की ओर ले जाते हैं। अतः स्पष्ट है, उन्होंने कहा है मार्क्स ने, कि मानव जाति का इतिहास जो है राजा और जमींदार और जागीरदार की बजाय व्यक्ति और स्थान केंद्रित है। उसमें व्यक्ति ही अंत में सर्वे सर्वा होगा, क्योंकि ऐतिहासिक भौतिकवाद का उन्होंने आधार बताया है। केंद्रीय आधार जो बताया है वो उत्पादन पद्धति को बताया, और उत्पादन पद्धति कभी स्थिर नहीं रहती है, इसमें हमेशा परिवर्तन आता है। यद्यपि मार्क्स ने अपने सिद्धांत में पुरजोर तरीके से उत्पादन पद्धति पर जोर दिया और अपने सिद्धांत को सही तरीके से प्रस्तुत भी किया, लेकिन फिर भी प्रत्येक सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं होती हैं जो विभिन्न विद्वानों ने उनकी कमियों को देखते हुए उसे उजागर किया है। उनकी पहली आलोचना है कि उन्होंने सभी ऐतिहासिक घटनाओं का मूल आधार जो बताया है वो आर्थिक बताया है, बाकी अन्य सभी तत्वों की उपेक्षा की। यानी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विभिन्न तत्वों का भी असर पड़ता है, क्योंकि मैक्स वेबर ने भी कहा है कि पूंजीवाद भी वहीं आया जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म आया। यानी धर्म की मान्यता उन्होंने की, क्योंकि धर्म में कुछ ऐसी निहित मान्यताएं होती हैं जिसके आधार पर पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद पहले मुखरित हुआ, जबकि पूर्वी देशों में नहीं आया था। ये कार्ल मार्क्स की आलोचना के संदर्भ में सही साबित होता है। दूसरा है आर्थिक तत्व का अपेक्षा से अधिक बल। उन्होंने अर्थव्यवस्था को ही संपूर्ण समाज व्यवस्था के निर्धारण का मूल आधार माना, जो कि सही नहीं है। तीसरा है इतिहास का कालक्रम अनुपयुक्त। उन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज में आदिम साम्यवाद, दास पूंजीवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद जैसे इसी आधार पर परिवर्तन आएगा। लेकिन आज के उदाहरण के रूप में हम देखें कि रूस और चीन में जो साम्यवाद आया है तो उससे पहले पूंजीवाद नहीं आया था, समाजवाद आया, और समाजवाद के बाद आज भी समाजवाद ही, साम्यवाद कब आएगा इसका भी कोई पता नहीं है। और अधिकांश देश दुनिया के पूंजीवाद अपना रहे हैं, न कि समाजवाद या साम्यवाद की ओर जा रहे हैं। अगला आलोचना है साम्यवाद के बाद क्या आएगा यह नहीं बताया। कार्ल मार्क्स ने यह भी निर्धारित नहीं किया कि ये इतिहास क्या अंत क्या साम्यवाद के बाद हो जाएगा, जबकि कहते हैं कि समाज परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, उसमें कभी स्थिरता नहीं होती। तो साम्यवाद के बाद क्या आएगा इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने कुछ नहीं कहा, तो यह भी थोड़ा भ्रमपूर्ण लगता है। और एक और आलोचना है इनकी महत्वपूर्ण कि कार्ल मार्क्स ने हमेशा समाज में दो वर्गों को
दो वर्गों का विभाजन बताया है कि समाज मतलब पूंजीपति सर्वहारा पूंजीवादी समाज में सर्वहारा दो वर्गों में विभाजित होगा पूंजीवादी समाज। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम देखें, प्रत्येक पूंजीवादी समाज में एक मध्यम वर्ग जो कि बहुत बड़े एक देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को कवर करता है, उसकी उपेक्षा की ये कार्ल मार्क्स है। जबकि उसका महत्वपूर्ण भाग है मध्यम वर्ग, नौकरशाही वर्ग, इन सब की उपेक्षा की कार्ल मार्क्स है। जबकि आज की व्यवस्था जो है नौकरशाही और मध्यम वर्ग के ऊपर ही स्थिर है। तो संक्षेप में मार्क्स प्रत्यक्षवादी या संघर्षवादी विचारक थे। अध्ययन विधि का आधार इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा को उन्होंने बनाया और उनका जो सिद्धांत है व्यक्ति और स्थान केंद्रित है।